अगर कल्पना की जाए कि कोई व्यक्ति अदालत के कटघरे में खड़ा है, हाँ, और मतलब उस पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। हाँ, मतलब उसकी पूरी आजादी दांव पर है। बिल्कुल। अब सामने जज की कुर्सी पर देखिए, कोई इंसान नहीं बैठा है, बल्कि एक सर्वर है, या कह लें कि कोई डेटा सेंटर में चल रहा एल्गोरिदम है जो ये तय करेगा कि उसे जमानत मिलेगी या नहीं। ये तो सुनकर ही किसी डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? हाँ। लेकिन जिस तेजी से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर जगह घुसपैठ कर रहा है, तो ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि क्या मशीनें अब न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लेंगी। सही बात है, और इसी डर का जवाब देने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 जून 2026 को एक बहुत ही विस्तृत ड्राफ्ट जारी किया है। हाँ, मैंने पढ़ा उसे। उस ड्राफ्ट का नाम है रेगुलेशंस फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोर्ट्स 2026। एकदम सही। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मकसद यही है कि हम इस ड्राफ्ट को अच्छी तरह से समझें। ये कोई आम सरकारी नोटिस नहीं है। तो ये क्या है फिर? मतलब ये भविष्य की अदालतों का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, और इसकी सबसे खास बात तो इसके पहले पन्ने पर ही दिख जाती है। अच्छा, पहले पन्ने पर ऐसा क्या है? उस पर सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक लोगो लगा है, जिसमें अशोक स्तंभ है और धर्म चक्र है, और नीचे संस्कृत में लिखा है यतो धर्मस्ततो जयः। हाँ, मतलब जहाँ धर्म और नैतिकता है वही विजय है। बिल्कुल। और ये वाक्य सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये इस पूरे ड्राफ्ट की आत्मा है। मैं समझ रहा हूँ। मतलब एक तरफ हमारे पास 21वीं सदी की ये सुपर पावरफुल जेनरेटिव एआई तकनीक है, हाँ, और दूसरी तरफ वो हजारों साल पुराना सिद्धांत जो मानता है कि न्याय कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है। सही कहा। न्याय के लिए तो इंसानियत चाहिए, संवेदना चाहिए, संदर्भ समझना पड़ता है एकदम। और इस पूरे ड्राफ्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि अदालतें अपनी भारी भरकम फाइलों और लंबी तारीखों से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन इंसानियत की कीमत पर नहीं, है ना? बिल्कुल। न्याय के जो मूल मानवीय सिद्धांत हैं उनसे कोई समझौता नहीं होगा। तो इसी बात से मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस नई हाईटेक अदालत में आखिर बॉस कौन होगा, इंसान या मशीन? ये बहुत ही अहम सवाल है। मतलब अगर कोई मशीन लाखों पन्नों का विश्लेषण कुछ ही सेकंड में कर सकती है, तो क्या वो खुद फैसले भी सुनाने लगेगी? इस पर ड्राफ्ट का रुख बहुत ही कड़ा है। इसमें चैप्टर 2 के अंदर ह्यूमन प्राइमेसी यानी मानवीय सर्वोच्चता की बात की गई है। ह्यूमन प्राइमेसी? तो इसका मतलब एआई जज नहीं बन सकता? एकदम नहीं। एआई कभी भी फैसला सुनाने वाली कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक सहायक की भूमिका निभाएगा। अच्छा। हाँ, न्यायिक निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है वो हमेशा एक योग्य और मानवीय जज के पास ही रहेगा। लेकिन अगर एआई सिर्फ सहायक है, तो क्या अदालतें इस नई तकनीक से थोड़ा डर रही हैं? नहीं, डर नहीं रही है। ड्राफ्ट में एक और सिद्धांत है, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सिर्फ डर की वजह से अदालतें किसी नई तकनीक पर पाबंदी नहीं लगाएंगी। अगर कोई तकनीक न्याय तक पहुंच को आसान बनाती है, तो उसका बहुत जिम्मेदारी से स्वागत किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये ह्यूमन प्राइमेसी वाली बात तकनीकी रूप से कैसे लागू होगी? इसके लिए एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार किया गया है, जिसे तकनीकी भाषा में ह्यूमन इन द लूप या HITL कहा जाता है। HITL, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। मतलब क्या है इसका? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी मशीन आजाद होकर कोई अंतिम कार्यवाही नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले इंसान की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। अदालती प्रक्रिया में इसका मतलब है कि एआई जो भी रिसर्च करेगा या सुझाव देगा, उसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता। तो उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, उस एआई आउटपुट की एक इंसान द्वारा समीक्षा करना अनिवार्य है, क्योंकि मशीनें जवाबदेह नहीं होती। आप किसी कंप्यूटर सर्वर को तो जेल नहीं भेज सकते ना। हाँ, सर्वर को सजा कैसे देंगे? सही बात है। इसीलिए अंतिम जवाबदेही हमेशा एक इंसान की ही होगी। ये ह्यूमन इन द लूप वाला आइडिया तो काफी व्यवहारिक है। मैं इसे ऐसे सोच रहा था कि एआई कोर्ट रूम में एक बहुत ही तेज तर्रार पैरालीगल या कानूनी सहायक की तरह है। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब ये डिजिटल सहायक रात भर जागकर 20,000 पन्नों की फाइलें पढ़ लेगा, पुराने सारे जजमेंट खंगाल लेगा। हाँ, और सुबह जज साहब की टेबल पर एक बढ़िया सी समरी बनाकर रख देगा। बिल्कुल। लेकिन वो जो आखिरी फैसला सुनाने और मेज पर हथौड़ा पीटने का हक है ना, वो सिर्फ चीफ जस्टिस या जज के पास ही है। एआई हथौड़ा नहीं चला सकता। एकदम।
हथौड़ा तो इंसान ही चलाएगा। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास लगता है। अगर एआई इतना ही तेज है और सटीक है तो उसे कुछ जगहों पर पूरी तरह आजाद क्यों नहीं कर देते? आप किस तरह के मामलों की बात कर रहे हैं? देखिए, मान लीजिए हत्या या धोखाधड़ी के मामले हैं, वहाँ इंसानी समझ चाहिए, मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन जो छोटे मोटे मामले होते हैं, जैसे रेड लाइट जंप करने का चालान, ट्रैफिक चालान, हाँ, अब कैमरे ने देखा कि गाड़ी ने लाल बत्ती पार की, एआई ने तुरंत नंबर प्लेट स्कैन की और कानून के हिसाब से जुर्माना तय कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में एआई को फैसला क्यों नहीं लेने देते? बिल्कुल, सीधे और स्पष्ट मामलों में एआई को आजादी दे देनी चाहिए। इससे अदालतों के लाखों घंटे बच सकते हैं। आपकी बात में लॉजिक है, और समय बचाना ही वो लालच है जिसके कारण टेक कंपनियां कहती हैं कि सब कुछ ऑटोमेट कर दो। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन सिर्फ डेटा पर नहीं चलता। न्याय का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि कोई नियम टूटा है या नहीं। तो और क्या देखना होता है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कहते हैं कि हर घटना के पीछे का संदर्भ देखा जाए। जैसे, क्या वो गाड़ी किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लाल बत्ती पार कर रही थी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। या हो सकता है कि उस वक्त वहाँ खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले ने ही उसे आगे बढ़ने का इशारा किया हो। सही बात है। और एआई तो सिर्फ डेटा पॉइंट देखेगा, लाल बत्ती देखेगा। बिल्कुल, मशीन उस मानवीय संदर्भ को नहीं समझ पाती। और सबसे बड़ी बात, अगर मशीन ने गलती कर दी तो क्या होगा? मतलब कोई निर्दोष फंस गया तो? हाँ, और अदालत में आप ये बहाना नहीं बना सकते कि अरे एआई ने गलती कर दी। हमारे संविधान में बिना इंसानी जवाबदेही के आप किसी को सजा नहीं दे सकते। मैं समझ गया। मतलब एआई एक सुपर स्मार्ट क्लर्क तो है, लेकिन जज नहीं बन सकता। एकदम सही समझे आप। तो जब ये साफ हो गया है तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर एआई अदालत में करेगा क्या क्या। इसके परमिसिबल यूजेजेस या अनुमत उपयोग क्या हैं? ड्राफ्ट के चैप्टर 3 में इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे बड़ा बदलाव तो शेड्यूलिंग और केस मैनेजमेंट में आने वाला है। केस मैनेजमेंट, वो कैसे? देखिए, अदालत में जब नई फाइलें जमा होती हैं तो उनमें कमियां या डिफेक्ट्स ढूंढने में हफ्तों लग जाते हैं। हाँ, जैसे कोई साइन छूट गया हो। बिल्कुल, या मार्जिन ठीक नहीं है, तारीख गलत है। एआई इस डिफेक्ट स्क्रूटनी के काम को कुछ ही सेकंड में कर लेगा। अरे वाह, इससे तो वकीलों और क्लर्कों की बहुत सिरदर्दी कम हो जाएगी, है ना? और इसके अलावा कोर्ट रूम में जो बहस होती है, एआई उसे लाइव ट्रांसक्राइब करेगा। मतलब रियल टाइम में सब कुछ टाइप होता रहेगा। हाँ, लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी बदलाव भारत में दिखेगा वो है अनुवाद का। ट्रांसलेशन, ये तो बहुत जरूरी है। भारत में भाषा की इतनी बड़ी बाधा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसले भारी भरकम अंग्रेजी में होते हैं, वो कि एक आम इंसान उसे कैसे समझेगा। सही बात है। अगर 500 पन्नों का जजमेंट मैनुअली ट्रांसलेट करने बैठे तो महीनों लग जाते हैं। तो यहाँ पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs काम आएंगे। वो तुरंत इसे क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर देंगे। लेकिन कानूनी भाषा तो बहुत पेचीदा होती है। क्या एआई सही अनुवाद कर पाएगा? इसीलिए ड्राफ्ट में शर्त है कि अनुवाद के बाद भी उसे पब्लिश करने से पहले एक इंसान द्वारा वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। अच्छा, मतलब फिर से ह्यूमन इन द लूप। एकदम। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिव्यांग लोगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच और ब्रेल अनुवाद जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। ये तो बहुत ही शानदार कदम है। और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कॉन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंट। ये चैटबॉट जैसा कुछ है क्या? हाँ, एक लीगल चैटबॉट। भारत में कोर्ट की प्रक्रियाएं भूल भुलैया जैसी लगती हैं आम लोगों को। सच में, लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा फॉर्म कहाँ भरना है। तो ये चैटबॉट आम लोगों की उनकी अपनी मातृभाषा में मदद करेगा। ये अदालत और जनता के बीच की दीवार को तोड़ने का काम करेगा। ये सब सुनकर तो लगता है कि एआई कोई जादुई छड़ी है। जादू तो है, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। बिल्कुल, जहाँ ताकत होती है वहाँ खतरे भी होते हैं। तो क्या न्यायपालिका ने इसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा खींची है? हाँ, बहुत ही सख्त लक्ष्मण रेखाएं हैं जिन्हें प्रोहिबिटेड यूजेज या वर्जित उपयोग कहा गया है। ये एआई के लिए नो एंट्री जोन है। तो सबसे पहला बैन किस चीज पर है? सबसे सख्त पाबंदी लगाई गई है रिस्क स्कोरिंग पर। रिस्क स्कोरिंग, इसका कॉन्सेप्ट जरा समझाएंगी, ये होता क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि किसी इंसान के पुराने डेटा को देखकर ये भविष्यवाणी करना कि वो भविष्य में अपराध करेगा या नहीं। अच्छा, जैसे माइनॉरिटी रिपोर्ट फिल्म में होता था। कुछ वैसा ही। पश्चिमी देशों में तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ भी चुके हैं जो जज को बताते हैं कि इस व्यक्ति को जमानत देनी चाहिए या नहीं। बाप रे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ड्राफ्ट ने इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया है।
एआई किसी की आजादी तय नहीं करेगा। एक मिनट, मैं थोड़ा असहमत हूँ। अगर हम सुरक्षा के नजरिए से सोचें तो ये पाबंदी थोड़ी अजीब नहीं लगती? वो कैसे? देखिए, मान लीजिए एक एआई के पास देश भर के अपराधियों का डेटाबेस है और वो इंसानों से बेहतर पैटर्न्स पढ़ सकता है। हाँ, डेटा तो प्रोसेस कर ही सकता है। तो अगर वो सटीक अनुमान लगा सकता है कि कौन सा मुजरिम जमानत मिलने पर दोबारा अपराध करेगा, तो समाज की सुरक्षा के लिए हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आपकी बात सुनने में बहुत तार्किक लग रही है, लेकिन जब हम एआई के काम करने के तरीके को गहराई से देखते हैं तो इसकी खामियां सामने आती हैं। कैसी खामियां? देखिए, एआई भविष्यवाणी कैसे करता है? उसे पुराने ऐतिहासिक डेटा पर ट्रेन किया जाता है। हाँ। और वो पुराना डेटा अक्सर समाज के पूर्वाग्रहों से भरा होता है। मान लीजिए इतिहास में किसी खास समुदाय या जाति के लोगों को पुलिस ने ज्यादा गिरफ्तार किया है। भले ही वो निर्दोष हूँ, लेकिन डेटा में उनकी गिरफ्तारी दर्ज है। बिल्कुल। अब एआई का एल्गोरिदम उस डेटा को देखेगा और मान लेगा कि उस समुदाय के लोगों में ही अपराध करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। अरे बाप रे, मतलब मशीन हमारी पुरानी गलतियों को ही सच मान लेगी। हाँ, और उसी आधार पर नए लोगों को रिस्क स्कोर देना शुरू कर देगी। ये तो न्याय के नाम पर नाइंसाफी का ऑटोमेशन हो गया। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इसीलिए ड्राफ्ट के चैप्टर 2 में निष्पक्षता और गैर भेदभाव के सिद्धांत को सर्वोपरि रखा गया है। मतलब महिलाओं, बच्चों या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ कोई तकनीकी भेदभाव ना हो। हाँ, क्योंकि मशीन का फैसला चुनौती देना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इस मशीन के फैसले से मुझे एक और चीज याद आई। मैंने पढ़ा था कि ड्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स सिस्टम्स पर भी बैन है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो टेक कंपनियां एआई बनाती हैं, वो डीप न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करते हैं, जिसमें अरबों पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल। अब जब आप उसमें कोई इनपुट डालते हैं और वो जवाब देता है, तो वो जवाब उसने कैसे सोचा, उसका लॉजिक क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्या बात कर रही हैं? मतलब खुद उसे बनाने वाले इंजीनियर्स भी नहीं बता सकते? नहीं बता सकते, इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। लेकिन अदालत में तो ये नहीं चल सकता। अदालत तो तर्कों पर चलती है। एकदम सही। कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि मुझे लगता है ये दोषी है। उसे सबूत और कारण बताने पड़ते हैं। हाँ, रीजनिंग देनी पड़ती है। तो अगर एआई अपनी प्रक्रिया समझा ही नहीं सकता, तो आजादी से जुड़े मामलों में उसका इस्तेमाल एक्सप्लेनेबिलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन है। समझ गया। अब पारदर्शी एआई को अदालत में कोई जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। एक और बहुत दिलचस्प शब्द है इस ड्राफ्ट में, हैलुसिनेशन। अब एआई तो मशीन है, वो सपने कैसे देखने लगी? हैलुसिनेशन का मतलब सपने देखना नहीं है। दरअसल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, उन्हें सच या झूठ का फर्क नहीं पता होता। तो वो करते क्या है? उनका काम सिर्फ ये गैस करना होता है कि अगला सबसे संभावित शब्द कौन सा होगा। अच्छा। इस चक्कर में कई बार वो ऐसे तथ्य, ऐसे पुराने केस या सबूत गढ़ लेते हैं जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं होता। मतलब मशीन झूठ बोलती है? हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो ये झूठ इतने गजब के कॉन्फिडेंस के साथ पेश करती है कि कोई भी चकमा खा जाए। ये तो कोर्ट में बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए साफ कर दिया गया है कि एआई का कोई भी आउटपुट अपने आप में स्वतंत्र सबूत या इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं माना जाएगा। बहुत सही। और मैंने ये भी देखा कि निगरानी या सर्वेलेंस के लिए भी एआई के इस्तेमाल पर सख्त रोक है। हाँ, कोर्ट परिसर के कैमरों को फेशियल रिकग्निशन से जोड़कर वकीलों या जजों की निगरानी नहीं की जा सकती। निजता को तकनीक से ऊपर रखा गया है। ये सब नियम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। पूछिए। ये जो प्राइवेट टेक कंपनियां हैं जो इन सिस्टम्स को डिजाइन करेंगी, उन पर कोर्ट लगाम कैसे कसेगा? ये चिंता जायज है, क्योंकि आज के टाइम में डेटा ही सबसे बड़ी दौलत है और अदालतों के पास तो करोड़ों लोगों का सबसे संवेदनशील डेटा है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ड्राफ्ट में एक बहुत मजबूत गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा, वो कैसे काम करेगा? सबसे ऊपर एक एपेक्स बॉडी होगी जिसमें जज, टेक एक्सपर्ट्स और शिक्षाविद होंगे, और रिसर्च के लिए एक खास केंद्र बनेगा जिसका नाम है कोर एआई, यानी सेंटर ऑफ रिसर्च एंड एक्सीलेंस। क्या ये सब सिर्फ दिल्ली में होगा? नहीं, हर राज्य के हाई कोर्ट में एक अलग एआई कमेटी और सचिवालय होगा। और ये जो नए एआई टूल्स आएंगे, उन्हें सीधे कोर्ट में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। किसी भी टूल को लागू करने से पहले उसका टेक्निकल एंड एथिकल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। और टेस्टिंग भी सीधे लाइव कोर्ट में नहीं होगी। इसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टेस्टिंग होगी। मतलब एक सुरक्षित बंद माहौल में टेस्ट करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी हो तो मुख्य सिस्टम पर असर ना पड़े। एकदम। और प्राइवेट कंपनियों के लिए तो नियम बहुत ही सख्त है।
तो इसे मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। देखिए, हाँ, ये ऐसा है कि आपने अपने घर की रसोई में खाना बनाने के लिए बाहर से किसी बहुत मशहूर शेफ को बुलाया है। हाँ, अब वो शेफ आपकी रसोई में आ सकता है, आपके बर्तन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आपकी जो खानदानी सीक्रेट रेसिपी है वो उसे अपनी डायरी में लिखकर घर नहीं ले जा सकता। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। ये बात डेटा सॉवरेनिटी यानी डेटा की संप्रभुता पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब डेटा हमेशा कोर्ट का ही रहेगा। हाँ, ड्राफ्ट साफ कहता है कि कोर्ट के डेटा पर प्राइवेट कंपनियों का कोई आईपी राइट्स नहीं होगा। वो हमारे डेटा से अपने मॉडल्स ट्रेन नहीं कर सकते। और ये संवेदनशील डेटा रहेगा कहाँ? विदेशी सर्वर्स पर तो नहीं जाएगा? नहीं, ये ऑन प्रेमाइज यानी कोर्ट के अपने सर्वर्स पर रहेगा या फिर देश के सॉवरन क्लाउड पर। ये सुनकर काफी तसल्ली होती है। और एक और चीज जो मुझे बहुत सही लगी वो है ऑडिटिंग। हाँ, ऑडिटिंग इन हाउस होगी। बिल्कुल। अक्सर प्राइवेट कंपनियां कहती हैं कि बाहरी एजेंसी से चेक करवा लो, लेकिन कोर्ट अपनी तकनीकी टीम से खुद ऑडिट करेगा। और किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपना सोर्स कोड या डेटा कोर्ट से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। मतलब अदालत का डेटा एक सुरक्षित तिजोरी की तरह बंद रहेगा। एकदम। लेकिन सिस्टम को सुरक्षित करने के बाद एक और बड़ी चुनौती बचती है। वो क्या? पारदर्शिता की। देखिए, अदालत में सिर्फ जज और स्टाफ तो होते नहीं हैं, वकील आते हैं, वादी आते हैं। हाँ। तो अगर कल कोई वकील अपना पूरा केस, अपनी दलीलें जेनरेटिव एआई से तैयार करके ले आए तो क्या होगा? इसके लिए भी तो नियम होंगे ड्राफ्ट में। हाँ, अगर कोई वकील एआई या सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल करता है तो उसे कोर्ट को ये बताना ही होगा। वो इसे छुपा नहीं सकता। मतलब कोई फॉर्म वगैरह भरना होगा? बिल्कुल, एनेक्शर 1 और 2 के तहत डिक्लेरेशन देना होगा और इसके लिए एक एआई कंटेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी भी बनेगी। अच्छा, जो ये चेक करेगी कि कंटेंट असली है या एआई की कोई कहानी। हाँ। और यहाँ जवाबदेही फिर से सामने आती है। हाँ। अगर किसी वकील ने झूठे या हेलुसिनेटेड केस लॉ पेश कर दिए तो वो ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो एआई ने लिख दिया था। बिल्कुल नहीं, ये बचाव काम नहीं आएगा। झूठे तथ्य पेश करने की पूरी जिम्मेदारी उस इंसान की होगी। मतलब अवमानना की कार्रवाई सीधे वकील पर होगी। एकदम। और ये सब सुचारू रूप से चले, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर है। मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी? हाँ, जजों, वकीलों और स्टाफ को एआई के फायदों और खतरों की लगातार ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई तकनीकी गड़बड़ी हो ही गई, किसी एआई की वजह से किसी निर्दोष को नुकसान हो गया, तो क्या वो शिकायत कर सकता है? बिल्कुल। इसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल यानी शिकायत निवारण का मैकेनिज्म है। कोई भी अदालत में आवेदन दे सकता है। ये तो बहुत जरूरी है। और सुरक्षा के लिए एक एआई इंसिडेंट डेटाबेस भी बनेगा। ये क्या काम करेगा? अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह। हाँ, अगर देश के किसी एक हाई कोर्ट में एआई कोई गलती करता है तो उसे तुरंत इस डेटाबेस में डाल दिया जाएगा, जिससे पूरे देश की अदालतों को अलर्ट मिल जाए। एकदम सही। और मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सर्वर क्रैश हो जाए तो क्या अदालतों का काम रुक जाएगा? नहीं, इसके लिए इमरजेंसी फॉल बैक प्रोटोकॉल है। अच्छा, मतलब तुरंत पुराने मैनुअल सिस्टम पर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, न्याय का पहिया तकनीक के भरोसे रुकेगा नहीं। तो मतलब इन सारी बातों को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट बिना सोचे समझे इस एआई की अंधी दौड़ में नहीं भाग रहा है। एकदम सही बात है। 20 जून 2026 तक ये ड्राफ्ट जनता के सुझावों के लिए खुला है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो तकनीक का फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरे के अंदर। हाँ, जहाँ इंसान हमेशा मशीन से ऊपर रहे। और ये ड्राफ्ट उस पुरानी बहस को खत्म कर देता है कि क्या मशीनें न्याय कर सकती हैं? मशीनें काम तेज कर सकती हैं, डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन न्याय हमेशा इंसानी बुद्धिमत्ता का काम रहेगा। बिल्कुल। और जो लोग ये चर्चा सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ। अगर उन्हें कभी कोर्ट जाना पड़े तो उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि कोई बेजान कंप्यूटर उनका केस सुन रहा है। बिल्कुल। सामने हमेशा एक इंसान ही होगा जो उनकी पीड़ा और संदर्भ को समझेगा। एकदम। लेकिन देखिए, आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार आपके और हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। जी बताइए। इस ड्राफ्ट के हिसाब से अदालतें एआई का इस्तेमाल लीगल रिसर्च और समरी बनाने के लिए तो करेंगी ही। हाँ, बड़े पैमाने पर करेंगी। तो जब मशीनें पुराने केसों का विश्लेषण करने और बेहतरीन ड्राफ्ट बनाने में इंसानों से भी ज्यादा माहिर हो जाएंगी, तो भविष्य में वकीलों की भूमिका क्या रह जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो सिर्फ एआई के बनाए तर्कों के एक एडिटर बनकर रह जाएंगे? अदालतों में जो कानूनी बहस की कला थी,
जो इंसानी हाजिर जवाबी और जज्बात पर टिकी थी, क्या वो इस नई एआई तकनीक के आने से हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या भविष्य का सबसे अच्छा वकील वो होगा जिसे कानून ज्यादा पता है, या वो जो एआई को सबसे बेहतरीन प्रॉम्प्ट दे सकता है? हम फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, या तो धर्मस्थतो जया। क्या वो नैतिकता और धर्म की गहराई कभी किसी मशीन के कोड में डाली जा सकेगी, या फिर इंसानियत बचाने की ये जिम्मेदारी हमेशा हमारे कंधों पर ही रहेगी? ये हम सबको सोचना चाहिए।